हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन प्लस जूनियर लैब टेक्नीशियन की। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है ये 20 जून को होने वाला है। अगर टोटल डे की बात करें तो 7 दिन आपके पास कुल बचते हैं, तो अपना जो उल्टी गिनती है उसको शुरू कर दीजिए और तैयारी और भी तेज़ी से कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एडमिट कार्ड के संदर्भ में, तो एडमिट कार्ड आपका अभी SGPGI के साइट पे अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही अपलोड होता है हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे और आप भी देखते रहिए SGPGI के साइट पे। जैसे ही आपका आए आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं कि सर एडमिट कार्ड आ गया है, तो इससे सबको पता चल जाए कि एडमिट कार्ड आ गया है, अपना अपना सब लोग डाउनलोड कर लें। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे कि टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पे आपको क्या मिलता है, वहाँ पे मिलता है आपको क्विज पोल और साथ साथ में जो भी PDF नोट्स है, जैसे हम ये वाला लेक्चर ले रहे हैं इसका भी PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए टेलीग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम ऑब्व्यू से। और फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं अपने समय का उपयोग करिए, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी इंसान है, वो क्या कर रहा है ना कि जो रील्स होते हैं यूट्यूब के रील्स पे या फिर आपका इंस्टा के रील पे, यहीं पे लगे रहते हैं और एक एक घंटा अपना बर्बाद कर देते हैं। तो कृपया करके 7-8 दिन अपना ये काम बंद कर दीजिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का देख लीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी पे विशेष ध्यान दीजिए, ताकि एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो फिर रील देखने का बहुत ही मौका मिलेगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है ड्रग्स ऑफ चॉइस टू ट्रीट लेप्रोसी इज, यानी कि जो लेप्रोसी आपका बीमारी है उसके लिए कौन सा ड्रग्स यहाँ पे दिया जाता है, चूज किया जाता है। तो ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे है रेडम्सिन, ठीक है, एक्टोबिलिर या फिर जिडोबुडाइन या फिर डैम्सोन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे डैप्सोन। डैप्सोन का जो है ड्रग्स ये है आपके लेप्रोसी के केस में दिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें जाइडोबुडाइन की, तो जाइडोबुडाइन किसके केस में दिया जाता है, ये आपका एक प्रकार का एंटी वायरल ड्रग्स है। इसका जो है ट्रीटमेंट HIV और एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें एक्टोलोविर की, तो एक्टोलोविर आपका कहाँ पे दिया जाता है, चिकन पॉक्स और हार्पीज के केस में। ठीक है, ये आपका ये भी वायरल डिजीज है, इनके केस में आपका दिया जाता है। और अगर यहाँ पे बात करें रेमडेसिविर को कहाँ पे दिया जाता है, ये आपका जो TB यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा जो यहाँ पे बीमारी होती है, ठीक है, जिसका नाम TB है, ठीक है, उसके केस में आपका यहाँ पे दिया जाता है कौन सा, रेमडेसिविर। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी ड्रग्स के बारे में आप जान गए होंगे। ज़्यादातर फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन नहीं आता है, बट इक्का दुक्का अगर आ जाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज आल्सो नोन है, यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो नाम कौन सा है। तो ऑप्शन है गोल्डन बैसिलाई, कोच बैसिलस, मैजिकल बैसिलाई, हैंसेंस बैसिलाई। तो सबसे पहले गोल्डन बैसिलाई को देखते हैं ये क्या है। तो फ्रेंड, जो आपका एक गोल्डन बैसिलाई है इसका किसके नाम से पड़ा है, ये आपका जो काइसोबैक्टीरियम निमेटोफैगम होता है ना, काइसोबैक्टीरियम, ठीक है, काइसोबैक्टीरियम निमेटोफेगस, ठीक है, इस फैगम, ठीक है, फैगस नहीं, फैगम के केस में गोल्डन बैसिलाई को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम कोच बैसिलाई की बात करें तो कोच बैसिलाई ही आपका क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का दूसरा नाम है, क्योंकि ये कोच के जो वैज्ञानिक थे उन्हीं के नाम पे ये पड़ गया है। ठीक है, अगर हम मैजिकल बैसिलाई की बात कर लें तो मैजिकल बैसिलाई किसको कहा जाता है, तो मैजिकल जो बैसिलाई है इसको कहा जाता है बैसिलस बैसिलस मेगाट्रियम को क्या कहा जाता है, मैजिकल बैसिलाई कहा जाता है। और अगर हैंसेंस बैसिलाई की बात करें तो हैंसेंस बैसिलाई माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री को कहा जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री को कहा जाता है। तो भी आपके हैंसेंस एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे पड़ा हुआ है। और ये कोच बैसिलस जो नाम पड़ा है ये भी आपके कोच जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पे पड़ा हुआ है। तो आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पूछा है तो सही आंसर जाएगा कोच बैसिलाई। ठीक है, अगर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री पूछता तो आपका हैंसेंस बैसिलाई जाता है। ठीक, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस स्क्वेली। तो ये कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे जो डिजीज है वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस स्क्वेली के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जो सही ऑप्शन जाएगा वो एक्यूट रिमाटिक फीवर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला जाएगा। ठीक है, इसको आप सही करिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर हमारा जो है ये 4 नंबर का है। ये पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज इंडिकेट बाई एंड एरिया ऑफ इंड्यूरेशन। आप ये कह रहा है कि आपका जो पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट है इसको मॉन्टेक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस टेस्ट में इसका जो इंडिकेशन है और इसका जो एरिया ड्यूरेशन है वो कितना होता है, तब इसको हम पॉजिटिव घोषित करते हैं। तो ऑप्शन जो हमारे थे लेस देन 5 mm इन डायमीटर और फिर 6.9 mm इन डायमीटर,
10 mm इन डायमीटर। तो जो सही आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा 10 mm इन डायमीटर। अगर 10 mm का जो डायमीटर ले रहा है, एरिया ले रहा है आपका ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट, तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको पॉजिटिव देंगे। और ये आपका जो 6.9 mm दिया है इस पर हम सस्पेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इस पर हम ना पॉजिटिव देते हैं ना नेगेटिव देते हैं, सस्पेक्टेड लिख के देते हैं। ये बाद में इसको और कराया जाता है 1-2 बार, ठीक है, तो पता चलता है कि ये पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव। अगर लेस देन 5 mm है तो इसको नेगेटिव घोषित कर देते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन पे। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 5 नंबर का डायग्नोसिस टेस्ट यूज टू टाइफस फीवर इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं टाइफस फीवर के कोई भी टेस्ट नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि जो टाइफाइड फीवर का टेस्ट होता है ये क्या होता है, विडाल टेस्ट होता है। क्या होता है, विडाल टेस्ट होता है। और मॉन्टेक्स टेस्ट की बात किए तो ही बताया ना, ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है वही मॉन्टेक्स टेस्ट है। इसका जो उपयोग है कहाँ पे किया जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। डिक टेस्ट की बात कर लेते हैं तो डिक टेस्ट कहाँ पे किया जाता है, स्कैरलेट फीवर के केस में किया जाता है, स्कैरलेट फीवर के केस में किया जाता है, ठीक है। और अगर सिक टेस्ट की बात करें तो सिक टेस्ट कहाँ पे किया जाता है, सिक टेस्ट आपका डिप्थेरी के केस में किया जाता है, ठीक है, डिप्थेरिया के केस में किया जाता है। और बेलफ्लिक्स टेस्ट की बात करें तो इसका उपयोग रिकेट्सिया, ठीक है, जो रिकेट्सिया बीमारी होती है उसके केस में, रिकेट्सियल बीमारी जो होती है उसके केस में किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मॉन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए, डिक टेस्ट आपका स्कैरलेट फीवर के लिए, और सिक टेस्ट आपका किसके लिए, डिप्थेरिया के लिए, और आपका बेलफ्लिक्स टेस्ट जो होता है रिकेट्सियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। तो आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता चल गया होगा। और जो टाइफस फीवर है इसका यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया होता, ठीक है, तो टाइफस फीवर के लिए हम क्या करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, यानी कि आपके जो HIV है उसका फैलाव जो है या फिर उसका जो ट्रांसमिशन है वो किस मोड के द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। मोड आपके दिए हैं सेक्सुअल मोड, ब्लड प्रोडक्शन, ठीक है, नीडल सिरिंज, ठीक है, या फिर मदर ऑफ फीटस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ब्लड प्रोडक्ट है तो इसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्सुअल पे लगा देंगे, बट बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेक्सुअल से बहुत ही कम चांसेस होते हैं अगर कंपेयर करें ब्लड प्रोडक्ट के। तो ब्लड प्रोडक्ट सबसे मोस्ट इफेक्टिव मोड है आपके ट्रांसमिशन ऑफ HIV का, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 7 नंबर का। 7 नंबर का है फूड पॉइजन इज काज बाई, यानी कि आपका जो फूड पॉइजन है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन है हमारे क्लास्ट्रीडियम परफेंजेंस, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, क्लास्ट्रीडियम टिटानी। तो देखिए यहाँ पे जो डिप्थेरी और टिटानी है दोनों बिल्कुल गलत जाएगा। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ए और बी, अगर दोनों ऑप्शन में रहते हैं तो दोनों सही जाएंगे कि ए और बी दोनों। बट अगर दोनों में अलग अलग दिए हैं तो आप यहाँ पे करिएगा कौन सा, क्लास्ट्रीडियम परफेंजेंस, क्योंकि इसके द्वारा जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, फूड पॉइजन काज होता है। ये भी फूड पॉइजन के अंतर्गत ही आता है, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं है। और ये क्या जो काज करता है, ये न्यूरो टॉक्सिसिटी को काज करता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है, यानी कि न्यूरो को इफेक्ट करता है, और ये आपके डाइजेशन सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए आते हैं, एक बार और बता दें हम आपको कि यहाँ पे जो आपका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी है इसके द्वारा क्या काज होता है, डिप्थेरिया डिजीज होता है, और टिटानी के द्वारा टिटनेस होता है, ठीक है। तो ये भी दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का हमारा है कि मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन यूज फॉर कल्चर मीडिया, यानी कि आपका जो यहाँ पे मेथड दिया है यूटिलाइजेशन का, इसमें से कल्चर मीडिया को यूटिलाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। ऑटोक्लेव, हॉट एरोबिन, पास्चराइजेशन, नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स अगर बात करें सही आंसर की तो ऑटोक्लेव के द्वारा हम कल्चर मीडिया को यूटिलाइज करते हैं। और अगर पूरे यूटिलाइजेशन की बात करें तो सबसे बेस्ट मेथड होता है आपका ऑटोक्लेविंग, ठीक है। अगर यहाँ पे पास्चराइजेशन की बात करें तो पास्चराइजेशन हम क्या करते हैं, लिक्विड सब्सटेंस का करते हैं, और मोस्टली कौन सा होता है, ये मिल्क होता है, ठीक है। तो मिल्क का हम क्या करते हैं, पास्चराइजेशन करते हैं। और जो कल्चर मीडिया का अगर यूटिलाइजेशन करना है तो ऑटोक्लेव के द्वारा करेंगे, ठीक। चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन अच्छा है, BDRL टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, यानी कि आपका जो BDRL टेस्ट है उसको डायग्नोस करने के लिए कौन सा यहाँ पे जो इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि BDRL टेस्ट के द्वारा डायग्नोस होता है। तो ऑप्शन जो हमारे सिफिलिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है और एड्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें BDRL के फुल फॉर्म की तो BDRL का फुल फॉर्म क्या होता है, वेनेरियल, ठीक है, वेनेरियल डिजीज रिसर्च, ठीक है, रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट। तो ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी आप लोग क्या होता है, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। तो आपके BDRL के फुल फॉर्म होता है। और BDRL क्यों किया जाता है, ये किया जाता है आपके सिफिलिस के केस में। किसके केस में, सिफिलिस के केस में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें ट्यूबरकुलोसिस के केस में तो इसके लिए कौन टेस्ट करते हैं,
मोस्टली आप क्या करते हैं यहाँ पे माउंटेक्स टेस्ट करते हैं, माउंटेक्स टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर एड्स की बात करें तो एलाइजा टेस्ट, ठीक है, एलाइजा टेस्ट करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो BDRL है टेस्ट ये सिफिलिस के लिए किया जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हिच एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लेसेंटा, यानी कि कौन सा यहाँ पे एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे जाएगा वो IgG जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही जाएगा। अभी हम इम्यूनोलॉजी के ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए हैं, आपका जब 2-3 दिन बचेगा तब हम इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन को लाएंगे, क्योंकि उस समय आपको रटना ही होता है। इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत होता है ना, IgG, IgM, IgE में, ठीक है। तो इन केस में हम लास्ट में लेकर आएंगे ताकि आपका जो दिमाग है वो कंसंट्रेट रहे और बना रहे आपके दिमाग में कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन में। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा प्रिपेयर हाउ मच हॉर्स आफ्टर कलेक्शन, यानी कि आपका जो ब्लड कलेक्शन है उसको अगर कर लिए हैं, ठीक है। ब्लड कलेक्शन मतलब कि जो यहाँ पे डोनर को देने के लिए, ठीक है, दिए हैं, ठीक है, वो ब्लड बैंक में, तो अगर वो ब्लड आप कलेक्ट कर लिए हैं तो उसको कितने घंटे बाद आप उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑप्शन है 24 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें सही ऑप्शन की तो 6 घंटे, ठीक है। 6 घंटे के तक हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, और क्या बातें हैं यहाँ पे 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ए एडवांटेज ऑफ एफरेसिस। तो अगर हम एफरेसिस की बात करें तो एडवांटेज हमारे जो ऑप्शन है, अवॉइड सर्कुलेटरी ओवरलोड, अवॉइड आयरन ओवरलोड, ठीक है, यहाँ पे ओवर हो जाएगा, और डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट फॉर डिफरेंट पेशेंट और ऑल ऑफ एबव। तो सही ऑप्शन ऑल ऑफ एबव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफरेसिस का मतलब हो गया कि ये किस लिए मदद करता है, क्योंकि अगर आपको चाहिए प्लाज्मा, ठीक है, इन केस में आपको क्या मिल जा रहा है, रेड ब्लड सेल भी मिल रहा है, आपको प्लेटलेट भी मिल जा रहा है। तो इन केस में क्या हो जाता है, सर्कुलेटरी लोड बढ़ जाता है, ठीक है। चाहिए मान लीजिए आपके बॉडी में 100 ml का ब्लड चाहिए, मान लीजिए 100 ml ब्लड चाहिए सर्कुलेट होने के लिए, और आपको 100 ml एक्स्ट्रा मिल गया, प्लस 100 हो जाएगा। तो इन केस में क्या हुआ, 200 ml आप लेकर चल रहे हैं तो हो जाएगा आपका ओवरलोड, ठीक है। अब मान लीजिए आयरन वाला बात है, ठीक है, तो अवॉइड आयरन ओवरलोड। अब ये क्या हुआ, मान लीजिए आपको चाहिए कुल मिला के 12 ग्राम, 12, ये हम मतलब कि मोटा मोटा बता रहे हैं कि मान लीजिए 12 ग्राम % आपको हीमोग्लोबिन चाहिए, ठीक है, और आपको हो गया प्लस 12 और आ गया तो 24 ग्राम हो गया। तो क्या है कि हमें चाहिए जो चीज़ नहीं, उस चीज़ को हम ऐसे क्यों ले, जो चीज़ हमें चाहिए वही चीज़ लें। तो इन केस में एफरेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके जो डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट हैं उसके लिए। मतलब कि जिसको प्लाज्मा चाहिए प्लाज्मा ले जाए, प्लेटलेट चाहिए प्लेटलेट ले जाए, रेड ब्लड सेल ले चाहिए तो उसको रेड ब्लड सेल दे दिया जाए, ठीक है। तो इस केस में एडवांटेज, इसका जो एडवांटेज होता है ये आपका तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13 नंबर का है, द मिनिमम हेमोटोक्रिट फॉर एन एग्लूटोलस ब्लड डोनर इज। तो इसका जो मिनिमम हेमोटोक्रिट कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे है 35%, 33%, 32%, 36%। सही ऑप्शन जाएगा आपका यहाँ पे 33%, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि एन इंडिविजुअल हु जे रिसेंटली बी डायग्नोज विथ सिफिलिस इज डिफर फॉर, यानी कि एक हमारा जो इंडिविजुअल है उसको डायग्नोज किया गया है कि इसको सिफिलिस है, ठीक है, तो उसको डोनेशन के लिए कितने दिन दूर रखा जाएगा, ठीक है, 2 वीक, परमानेंटली 4 वीक्स या फिर 1 ईयर। तो अगर आप सिफिलिस आपको एक बार हो गया है तो आप 1 साल तक डोनेशन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही जाएगा, 1 ईयर, ठीक है। फ्रेंड्स आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि एग्लूटिनेशन विथ बोथ एंटी-ए एंड एंटी-बी टाइपिंग इंडिकेट द ब्लड ग्रुप इज, यानी कि आपका जब ब्लड ग्रुपिंग आप कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपका एंटी-ए भी एग्लूटिनेट हो गया है और एंटी-बी भी एग्लूटिनेट हो गया है, तो आप कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे। तो फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, ये मान लीजिए आपका स्लाइड है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देते हैं ये आपका एंटी-ए हो गया और एंटी-ए हो गया बी, ठीक है। जो जब आपका केवल इस साइड में एग्लूटिनेट हो, इस साइड में ना हो, ठीक है, तो आपका कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। केवल आपका इस साइड में ना रहे एग्लूटिनेशन, ठीक है, ये वाला मिटाल देते हैं, केवल एग्लूटिनेशन इस साइड में रहे, ठीक है, इस साइड में एग्लूटिनेशन ना रहे, ठीक है, मतलब ये वाले साइड में ना रहे, तो आप इसको कौन सा यहाँ पे ब्लड ग्रुप देंगे, तो आप इसको बी वाला दे देंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपका इस साइड भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, इस साइड भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, ठीक है, दोनों जगह जब आपका नहीं होगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे ओ वाला, क्या हो जाएगा, ओ वाला हो जाएगा। और जब एग्लूटिनेशन आपका ए के साइड भी हो जाएगा और बी के साइड भी हो जाएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा यहाँ पे ए बी वाला।
तो क्या कह रहा है कि ए ग्रुप रिएक्शन आपका ए में भी हो रहा है, बी में भी हो रहा है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप आप इंडिकेट करेंगे, तो आप करेंगे ए बी को, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जब तक आपको यहाँ पे RH पॉजिटिव या नेगेटिव की बात ना करें तब तक आप यहाँ पे नेगेटिव या माइनस, मतलब ये नहीं कहेंगे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या फिर ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी नेगेटिव, बिल्कुल नहीं कहेंगे। केवल अगर एंटी सिरा ए और एंटी सिरा बी यही दोनों को आपको बताना है तो आप यहाँ पे RH फैक्टर का जिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा है हाउ मच ब्लड यूजुअली इज डोनेटेड एट ए टाइम, यानी कि कितना ब्लड आप एक टाइम में डोनेट करते हैं, 1 पिंट, 2 पिंट, 1 क्वार्ट, 2 क्वार्ट। ऑप्शन ए जाएगा सही 1 पिंट। अब आपको बताना है कमेंट करके कि 1 पिंट में कितना ml ब्लड होता है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, मस्त क्वेश्चन है, आ भी सकता है, ठीक है। चलिए, व्हाट आर द कॉमन रिस्क ऑफ डोनेटिंग ब्लड, यानी कि कौन सा यहाँ पे कॉमन रिस्क है डोनेटिंग ब्लड के समय, यानी कि जब आप ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं तो कौन कौन से कॉमन रिस्क हो सकते हैं। ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट कॉमन वायरस, ठीक है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लो ब्लड प्रेशर, नन ऑफ द एबव। तो सही ऑप्शन जो जाएगा वो वाला डी वाला जाएगा, ठीक है। आप चौंक भी रहे होंगे, बट हाँ, ये ब्लड डोनेट करते समय आपको इनमें से कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि अगर हम वायरस और इन्फेक्शन दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो आपका ये बिल्कुल चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें आपका प्री स्क्रीनिंग चेकअप होता है, ठीक है। इसमें आपके सारे डिजीज को, जो भी ट्रांसमिशन वाले डिजीज होते हैं उनको चेक किया जाता है, जिससे आपको बिल्कुल खतरा नहीं होता है आपके इन्फेक्शन होने का। और अगर बात करें लो ब्लड प्रेशर की, तो जब आपका यहाँ पे काउंसलिंग हो रहा होता है तो इस समय आपसे इतनी बातें पूछ ली जाती हैं, इतनी हिस्ट्री ले लिया जाता है, जिससे पता चल जाता है अगर आपका लो ब्लड प्रेशर पहले से है तो आपको यहाँ पे डोनेट के लिए नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब आप डोनेशन का ब्लड वाला कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड का डोनेशन कर रहे हैं, तो इन केस में आपका जो हिस्ट्री होती है वो पूरा लिया जाता है, उसके बाद में आपको अलाउ किया जाता है ब्लड डोनेट के लिए। तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप यहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे 1-2 लगा भी देंगे आंसर में, ठीक है, आपकी वायरल इन्फेक्शन, लो ब्लड प्रेशर, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बस कहीं 5% 2% केसेस होते हैं जहाँ पे रिस्क होता है, बट इसको ना के बराबर लिया जाता है, और अगर आप एक लैब टेक्नीशियन हैं तो आपको इनमें से ना ही लगाना होगा, ठीक है। चलिए आते हैं आपके 18 नंबर के क्वेश्चन पे। डोनेटेड ब्लड अंडरगोज स्क्रीनिंग फॉर व्हिच डिजीज, यानी कि अगर आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो आप किस मतलब कि किस टेस्ट को कराएंगे स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। एड्स को, हेपेटाइटिस वायरस को, या फिर डायबिटिक को, या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पे डायबिटिक को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। जो डायबिटिक यानी शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनका हम स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, बस हम वही टेस्ट करते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिटेड हो सकते हैं वाया ब्लड, ठीक है। तो वहाँ पे ए और बी दोनों जाएगा, क्योंकि एड्स और हेपेटाइटिस ये दोनों आपके ब्लड के द्वारा क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, चेक कंपेटिबिलिटी रिएक्शन पेशेंट सीरम एंड डोनर सेल इज यूज व्हिच टाइप ऑफ क्रॉस मैच, यानी कि आप रिएक्शन को चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, पेशेंट और डोनर के, तो इनमें से कौन सा क्रॉस मैच उपयोग करेंगे। तो 19 नंबर का जो ऑप्शन है उसमें है मेजर क्रॉस मैच, माइनर क्रॉस मैच, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डोनर का अगर आप सेल ले रहे हैं, ठीक है, डोनर का सेल ले रहे हैं, प्लस आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आपका जो पेशेंट है उसका क्या ले रहे हैं, सीरम ले रहे हैं, तो कौन सा यहाँ पे क्रॉस मैच होता है, तो आपका होता है मेजोर क्रॉस मैच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। अगर इसका उल्टा हो जाता, यहाँ पे पेशेंट का सेल ले लिया जाता, ठीक है, इधर देख लेते हैं, ठीक है, अगर आप पेशेंट का सेल ले लेते हैं, पीटी का सेल ले लेते हैं, और आप यहाँ पे अगर डोनर का क्या ले लेते हैं, डोनर का क्या ले लेंगे, डोनर का अगर आप सेल ना लेकर सीरम ले लेंगे तो आपका माइनर के क्रॉस मैच में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जस्ट आपका उल्टा हो जाता है, मेजोर का जस्ट उल्टा आपका माइनर में जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन में। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, मैग्नीशियम आयरन इज नेसेसरी इन, यानी कि जो आपका मैग्नीशियम आयरन है ये नेसेसरी किसके लिए होता है, स्टिमुलेटिंग एंजाइम सिस्टम के लिए, मस्कुलर कंट्रक्शन के लिए, नर्व कंडक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक। चलिए 21 पे आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन करें, विटामिन के प्रमोट द हेपेटिक बायोसिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो किसको ये कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, तो फैक्टर नंबर 2 होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग मिड फीटल लाइफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्लड सेल इज द, तो कह रहा है कि जो ड्यूरिंग मिड फीटल लाइफ होता है इसमें जो प्राइमरी सोर्स होता है ब्लड के प्रोडक्शन का वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, या फिर
स्प्लीन में 2 बार हो गया है तो 1 कर दीजिए, और लीवर में। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन जाएगा ये वाला आपका डी वाला लीवर वाला जाएगा, ठीक है। इन केस आप जब यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसका जो निर्माण होता है बोन मैरो में होने लगता है, इसको हमने बताया भी है कि आपका कब फीटस में हो, सॉरी कब आपके लीवर में होगा, कब आपके बोन मैरो में होगा, या फिर कब आपके स्प्लीन में होगा, हमने इसको बताया। अगर हमारा लेक्चर नहीं लिए तो उसको देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 22 नंबर के क्वेश्चन पे। 22 नंबर का क्वेश्चन होता है कि ड्यूरिंग मिड फीटल लाइफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्लड सेल द। तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन हमने कई बार आपसे कराए हैं। अगर हमारा लेक्चर नहीं लिए हैं यूपीएनएचएम वाला तो उसमें जाके आप हेमेटोलॉजी वाला लेक्चर ले लीजिए। हम उसमें बताए हुए हैं कि कब बोन मैरो में आपका प्रोडक्शन होगा, कब आपके स्प्लीन में होगा, कब आपके लीवर में होगा। लीवर को क्या कहते हैं, लीवर को आप हेप्टिक वाला कहते हैं, ठीक है, हेप्टिक सिस्टम, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन सही जाएगा वो यहाँ पे डी वाला जाएगा। ड्यूरिंग मिड फीटल लाइफ का जो प्रोडक्शन होता है ब्लड का वो लीवर में होता है, ठीक है। चलिए आते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पे। 23 नंबर का है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट जनरेट बाय वन मल्टीपोटेंशियल स्टेम सेल, ठीक है। तो अगर ये कह रहा है कि जो आपका 1 मल्टीपोटेंशियल स्टेम सेल होता है इसमें कितने मैक्सिमम नंबर तक एरिथ्रोसाइट्स बन सकते हैं, तो अगर यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन सही जाएगा आपका 16 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी से जाएगा 23 वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आपका 24 नंबर का है न्यूट्रोफिल काउंट इज हाई इन। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से पढ़ के जाइएगा। न्यूट्रोफिल काउंट इज हाई इन किस केस में हाई हो सकता है न्यूट्रोफिल? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आयरन डिफिशियंसी इन एनीमिया, या फिर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो देखिए यहाँ पे एनीमिया का कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी हो, चाहे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, आपका न्यूट्रोफिल से कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। आपका न्यूट्रोफिल से अगर चक्कर है तो किससे है? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही जाएगा, ठीक है। आते हैं आपके 25 नंबर के क्वेश्चन पे। 25 नंबर का है HbA2, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन एडल्ट का जो 2 नंबर का होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, यानी कि स्ट्रक्चर में इसके क्या होते हैं? 2 अल्फा 2 गामा चेन, 3 अल्फा 2 गामा चेन, 2 अल्फा 2 बीटा चेन, 2 अल्फा 2 डेल्टा चेन, 3 अल्फा 2 डेल्टा चेन। तो जो सही ऑप्शन जाएगा ये आपका जाएगा कौन सा? 2 अल्फा 2 डेल्टा चेन, ठीक है। क्योंकि आपका जो एडल्ट हीमोग्लोबिन एडल्ट का जो 2 वाला फॉर्म होता है उसमें होता है 2 अल्फा 2 डेल्टा चेन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें HbA की, यानी कि एडल्ट के 1 वाले फॉर्म की, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका 2 अल्फा 2 बीटा चेन, 2 अल्फा, ठीक है, और 2 बीटा चेन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फीटस हीमोग्लोबिन की, ठीक है, फीटस हीमोग्लोबिन की, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका 2 अल्फा और 2 गामा, ठीक है, 2 गामा चेन, 2 गामा चेन। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, 2 गामा चेन, ठीक है। तो आपको ये समझ में चले आए होंगे। और A2 में क्या हो गया? 2 अल्फा 2 डेल्टा। तो ये आपका सही जाएगा सी वाला। अगर यहाँ पे बात करें ये वाला ऑप्शन तो ये 3 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 हो जाता तो किसके लिए हो जाता? ये फीटस हीमोग्लोबिन के लिए हो जाता, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करते 2 अल्फा 2 बीटा चेन की, तो ये आपका हो गया हीमोग्लोबिन एडल्ट 1 वाला, ठीक है। और इसकी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो एडल्ट का जो ए वाला फॉर्म है ये 95 से 98% पाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें ये A2 की, तो A2 कितना हो जाएगा? A2 2 से 3% होता है। कितना? 2 से 3%। और अगर हम फीटस की बात करें तो ये होता है 1 to 2%, ठीक है। चलिए आते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पे। 26 नंबर का क्वेश्चन रेटिकुलोसाइट। तो यहाँ पे रेटिकुलोसाइट होना चाहिए। रेटिकुलोसाइट इज मैच्योर, ठीक है। तो आपका कौन सा फॉर्म होता है? इमेच्योर किसका फॉर्म होता है? तो आरबीसी का इमेच्योर फॉर्म क्या कहलाता है? रेटिकुलोसाइट कहलाता है, ठीक है। इसको किसके द्वारा स्टेन करते हैं? सुप्रावाइटल स्टेन के द्वारा करते हैं। सुप्रावाइटल स्टेन क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है ये लिविंग फॉर्म में होते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे 27 नंबर के क्वेश्चन पे। 27 नंबर का क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द WBC इज गिव इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि इनमें से कौन सा WBC है जो कि आपका इम्यूनोग्लोबिन को देता है? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, एसिनोफिल्स, या फिर बेसोफिल्स। ऑप्शन सही जाएगा आपका लिम्फोसाइट्स, क्योंकि लिम्फोसाइट्स जो होता है ये क्या देता है? ये इम्यूनोग्लोबिन को देता है, ठीक है। चलिए आते हैं आपके 28 नंबर के क्वेश्चन पे। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। द कलरिंग एजेंट यूज्ड इन एंटीसरा AB। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि कलरिंग एजेंट कौन सा है एंटीसरा AB में? तो ऑप्शंस जो हमारे बुक्स के जो आपने उठाए हैं जहाँ से क्वेश्चन ये, उसमें तो ईओसिन जा रहा है, बट हमको थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, उसके बाद में कमेंट करिएगा। आप व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं,
63,077 81,81,2 पे, ठीक है। बट आप कमेंट अपने मन से मत करिएगा, कोई प्रूफ के साथ इस पर कमेंट करिएगा ताकि हम भी इसको देख सकें कि इसका सही आंसर क्या होगा। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, डेप्थ इज इम्प्रूव न्यू बार चैम्बर, ठीक है। इम्प्रूव काउंटिंग चैम्बर जो होता है हमारा, ठीक है, न्यू बार चैम्बर, उसका डेप्थ कितना होता है? 0.1 mm, 0.01 mm या फिर 0.00 mm या फिर 1 mm, ठीक है। सही आंसर 0.1 mm वाला, ठीक है, 1 नंबर का सही आएगा, ठीक। आते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे। 30 नंबर का क्वेश्चन है ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट, यानी कि ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ये क्या होगा कि जो ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट होता है, यानी कि मेमोरी मतलब क्या हुआ? याद दिलाता है। कितने? 1-2 मंथ का अगर कोई भी ग्लूकोज टेस्ट आपको याद दिला रहा है तो कौन सा टेस्ट होगा? आपको पता भी चल गया होगा, आपका HbA1c, हीमोग्लोबिन का जो फॉर्म होता है, यानी कि आपका जो हीमोग्लोबिन में ग्लूकोज लग जाते हैं उसको कहते हैं HbA1c। ये आपके ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब फ्रेंड थोड़ा सा बात कर लेते हैं GTT, तो ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, ठीक है। इसमें होता है क्या? 75 ग्राम ग्लूकोज आपको पिलाया जाता है। और ग्लूकोज GCT का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। अब हमको नहीं, आपको कमेंट करके ये बताना है कि डिफरेंट क्या होता है GTT और GCT में, ठीक है। हम आपको बता दिए दोनों का नाम है, एक का नाम GCT का हो गया ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट और दूसरे का हो गया GTT का ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें दोनों में डिफरेंट क्या? बहुत छोटा सा डिफरेंट है, बट जल्दी कोई इसको जान नहीं पाता है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आते हैं 31 नंबर। रेड कलर देख रहे हैं, खतरे की निशानी, मतलब आपके लिए है सीरम इलेक्ट्रोलाइट आर एनालिसिस यूजिंग, यानी आप जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट लगा रहे हैं तो इसमें आप कौन से मशीन का यूज कर रहे हैं, कौन से मीटर का यूज कर रहे हैं? कलरीमीटर, फ्लेमोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर नन ऑफ दिस? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 3 क्वेश्चन का आपको कमेंट करना है। 1 पिंट में कितना ml ब्लड होता है, दूसरा आपको GCT और GTT दोनों में डिफरेंट क्या है, और 31 नंबर तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको तो जवाब में देना ही है। तो फाइनली आपका जो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम लोग किए, तो इसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर अच्छा है या नहीं है, ठीक है। लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल डिसलाइक का बटन बगल में रहेगा, उसको भी कर सकते हैं। और आप इसको शेयर कर सकते हैं अगर आपके कोई दोस्त SGPGI का यहाँ पे तैयारी कर रहा है, ठीक है। और सब्सक्राइब तो बनता ही है कुल मिला के। तो आज के लिए इतना ही। ये वाला जो PDF है हम टेलीग्राम पे भेजेंगे, इसलिए आप टेलीग्राम पे जाइए, जुड़ जाइए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज के इतना ही, थैंक यू।